अच्छा, हमने किया था कि जी ग्रेविटी की एक्सेलरेशन जो होती है वो 9.8 न्यूटन पर केजी के हिसाब से कैसे होती है। अब उससे आगे आ जाओ। टुडे वी स्टार्ट विद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ जीपीई। मैंने आपको दो चीज़ें पढ़ा दी थी अभी तक, एक मैंने एफ जी पढ़ा दी थी और एक मैंने जी पढ़ा दी थी और इनके दरम्यान का रिलेशन पढ़ा दिया था। नाउ वी आर गोना कंटिन्यू लाइक दिस, जीपीई। ठीक है, और फिर इसके बाद हम 5 पढ़ेंगे। ठीक हो गया। जी। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इन ए एस एंड ओ लेवल्स हमने ये पढ़ा था कि ग्रेविटी जो चेंज इन ग्रेविटेशन, याद करो एम जी एच पढ़ते थे, वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती थी। दैट वाज ऑलवेज चेंज ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एम जी एंड चेंज इन डेल्टा एच। सही है, ये चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था। दिस assumption was that g is equal to 9.81 is and constant, मतलब हमारी अर्थ की सरफेस के अंदर या ऊपर। सही हो गया। This assumption is only valid for small changes in height. For large changes in distances with respect to planet's radius, g will not remain constant। कैसे, हमने ये पढ़ा था कि याद करो, मैंने आपको बताया था कि अगर ये अर्थ है, लाइक अर्थ की रेडियस और हाइट ये इतनी बड़ी है कि फॉर एग्जांपल ये अर्थ का रेडियस बहुत बड़ा है, 10⁻⁶ के अंदर होता है। अगर हम 10 मीटर की छलांग ऊपर मार भी दें या चलो 1 किलोमीटर ऊपर चले भी जाएं, वो इससे इतना छोटा है, इतना छोटा है, ठीक है, कि हम उसको नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। ऐसा ही है ना। जी। ठीक हो गया। मगर तो इसलिए हमारा जी वहाँ पे भी 9.81 होता था, कांस्टेंट होता था, क्योंकि हमने कहा कि अर्थ की सरफेस हमें फ्लैट इसलिए दिखती है क्योंकि उसका रेडियस बहुत बड़ा है, तो यहाँ पैरेलल लाइंस होती हैं। मगर आप बहुत दूर अगर चले जाओ, ठीक है, अर्थ से ही बहुत दूर चले जाओ, स्पेस में बहुत दूर, तो उसमें हमने यही पढ़ा था, क्योंकि आपको डिस्टेंस इंक्रीज होता है, एक्स इंक्रीज होता है, तो जी की वैल्यू क्या करी होती है, डिक्रीज। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ऐसा ही है। अब जी पी ई की अपनी डेफिनेशन पता है क्या है? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन। Gravitational potential energy at a point is defined as the work done in bringing the test mass from infinity to the point। ठीक है, in bringing the test mass from infinity to a point। मुझे बात बताओ, अर्थ के ऊपर जो फील्ड है वो अट्रैक्टिव है ना टूवर्ड्स अर्थ, ठीक है, ऐसा ही है। जी। जब भी कोई चीज़ किसी के करीब आती है, फॉर एग्जांपल हम अर्थ की सरफेस के ऊपर खड़े हैं और हम नीचे की तरफ आते हैं, तो हमारी जीपी क्या करती है, डिक्रीज करती है ना। ऐसा ही है। जी। हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हमारी जीपी क्या करती है, डिक्रीज करती है। इसी तरह अगर आप बहुत दूर से अगर अर्थ की सरफेस के ऊपर आ रहे होगे तो क्या होगा, जीपी भी डिक्रीज हो जाएगी। सही है। एक बात आपने याद रखना है, एक पॉइंट जो कि इन्फिनिटी पर होता है, ठीक है, बहुत दूर इन्फिनिटी पे होता है, वहां पे आके ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली क्या होती है, 0 जॉल होती है। ठीक है, जहाँ पे, अगर बहुत दूर होगी तो जीरो होगी वो। हाँ, इन्फिनिटी पे 0 होगी। तो अगर कोई चीज़ आपके करीब आ रही है तो वो क्या होगी, वो 0 से कम होती जाएगी ना, तो -gmm/x का फॉर्मूला होगा। सही है। सही है। तो एफ का हमने क्या पढ़ा था, g m m/x²। तो जी पी ई का क्या है, -gmm/x। और ये माइनस पता है क्या बताता है, दिस शोज कैसे फील्ड इज अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव पता है कैसे, अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे इन्फिनिटी पे छोड़ूंगा, उसको हल्का सा मैं इसकी फील्ड के अंदर, इतनी बड़ी फील्ड है इसकी, हल्का सा मैं फील्ड के अंदर ले आऊंगा, ये मास का करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। अगर अट्रैक्टिव फील्ड हो तो उसके अंदर हमेशा एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है। नेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि 0 एट इन्फिनिटी होती है। समझ आई बात। जी। अच्छा, वाई द नेगेटिव साइन। देखो मैंने आपको बताया फोर्स इज अट्रैक्टिव, इसलिए नेगेटिव होती है, ठीक है, इन्फिनिटी है, अपनी तरफ खींचेगा, करीब आएगी तो क्या होगी, अट्रैक्टिव। व्हेन टेस्ट मास इज मूविंग टुवर्ड्स द प्लैनेट द ग्रेविटेशन फोर्स इज डूइंग द वर्क। समझ आई बात। देखो एक यहाँ पे हम कह देते हैं कि ये बहुत दूर पॉइंट था, ठीक है, ये इन्फिनिटी पॉइंट था, ठीक है, यहाँ से यहाँ आया। अब इसके बाद फोर्स किस तरफ लगेगी, फोर्स टुवर्ड्स सेंटर लगेगी ना। फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ हो, दूर हो, अर्थ से बाहर हो, एस्ट्रोनॉट अगर बाहर है, सेटेलाइट बाहर है, तो वो तो अर्थ की अपनी तरफ खींचती है ना। जी। जब अर्थ उसको अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है, वो क्यों खींचेगी, क्योंकि उसकी फोर्स अट्रैक्टिव है। तो अब फोर्स क्या करिए, फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क कर रही है, उसको अपनी तरफ खींचने के लिए। वर्क इज बीइंग डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द फोर्स। ठीक है, जब फोर्स खुद वर्क करे, फोर्स खुद काम करे आपको अपनी तरफ खींचते हुए, उसको हम कहते हैं बाय द फोर्स, एंड दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। सही है। अगर तो उसे क्या अगेंस्ट कहते द फोर्स हो तो वो पॉजिटिव होगी। अब बाय द फोर्स कैसे है मैं आपको बताता हूँ। अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव। ग्रेविटी हर चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ना, यूं जाती है ना अंदर, हर चीज़ टुवर्ड सरफेस आती है। हम भी छलांग मारते हैं, हैं? वापस टुवर्ड सरफेस आते हैं।
अब अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो उसको छोड़ूं तो वो इस तरफ आ रहा होगा, है ना? जी जी अब इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, राइट? इट मीन्स कि ये वर्क कर रही है, ये फोर्स, दिस वर्क इज डूइंग फोर्स, वर्क इज डन बाय द फोर्स। अब समझ आई बात? ये फोर्स इसको इधर खींच रही है टूवर्ड्स द सरफेस, सही है? जी इसलिए हम इसको नेगेटिव लेंगे। अगर तो मेरा यूं लाइंस आ रही हुई फोर्स की और मैं अवे जा रहा होता तो मैं अगेंस्ट द फोर्स जा रहा हूँ ना, समझ आई बात? सो द वर्क इज डन जी ऑन द फोर्स इंस्टेड ऑफ बाय द फोर्स, तब मेरी जीपीई क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, तो पॉजिटिव हो जाएगी। समझ आई बात अब? लेकिन अब फोर्स इस तरफ है और हम भी इसी तरफ आ रहे हैं, तो क्या होगी? नेगेटिव। ठीक है, क्लियर हुई बात? जी जी अच्छा, अच्छा, सो द सिस्टम, द प्लैनेट एंड टेस्ट मास लूज जीपीई। ठीक है, एट इन्फिनिटी जीपीई वाज जीरो, देयरफॉर इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव फॉर ऑल पॉइंट्स आउटसाइड द प्लैनेट। ये आपको चीज़ याद इसलिए होनी चाहिए, इस पर 3 मार्क का सवाल आ सकता है। ठीक है, तो ये रख लेना। सही है। और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आखिरी चीज़ रहेगी, दैट इज़ फाई। ठीक है, मैंने आपको बताया एफ क्या होती है, एफ जीपीई फाई और क्या था, जी। एफ का फॉर्मूला क्या था, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। इसका था जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इसका था जी एम एम अपॉन एक्स माइनस, अब इसका पता है क्या होगा? इसका होगा माइनस जी एम अपॉन एक्स। अब समझ आई मैंने याद करने के लिए आसान क्यों किया हुआ था? जी अच्छा, अब पोटेंशियल क्या है? एनर्जी तो हमें पता है क्या होती है, लेकिन पोटेंशियल क्या है? ठीक है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन ऑन यूनिट टेस्ट मास एंड ब्रिंगिंग अ टेस्ट मास फ्रॉम इनफिनिटी टू द पॉइंट। बेसिकली पता है क्या होता है? एक मेरे पास है जीपीई, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये अर्थ है। इसकी अपनी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। ये एनर्जी तो इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान होगी ना, इसको यहाँ खींचने के लिए, है ना? लेकिन फर्ज करो कि ये यहाँ पे है, ये, और ये मैं कह देता हूँ, फर्ज करो, सॉरी एक सेकेंड, ये अर्थ है, ठीक है, ये इसका ऑर्बिट है, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। जीपीई क्या होगी? जीपीई तो इन दोनों के दरमियान होगी ना, क्योंकि एम एम है, जी एम एम है ना। ग्रेविटेशन पोटेंशियल दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान होती है। पोटेंशियल पता है क्या होता है? जब ये पॉइंट अर्थ से फॉर एग्जांपल 3 मीटर दूर है, तो 3 मीटर दूर इसका अपना ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल कितना है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन पोटेंशियल। समझ आई बात? एक सेकंड दोबारा रिपीट करते हैं। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। कितनी एनर्जी आएगी इसको यहाँ से यहाँ लाने में, ठीक है। लेकिन तो उससे ग्रेविटेशन पोटेंशियल जो होता है ना, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, दैट इज द एनर्जी प्रेजेंट एट दैट एग्जीक्यूटिव दैट लाइक दैट एग्जैक्ट पॉइंट फ्रॉम द अर्थ या फ्रॉम द सेंटर। सही है। अब फॉर एग्जांपल अगर सही ये अर्थ है, ठीक है, ये इसका ऑर्बिट है, ये इसका ऑर्बिट है, ये 1 मीटर पे है, ये 2 मीटर पे है, तो मैं कहूँगा कि 2 मीटर पे फॉर एग्जांपल 30 पोटेंशियल है। मैं कहूँगा 1 मीटर फॉर एग्जांपल एक्स पोटेंशियल है। समझ आई बात? जी जी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी इसको 1 मीटर से यहाँ सेंटर तक लाने में। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इस ऑब्जेक्ट को 2 मीटर से यहाँ तक यहाँ लाने में। लेकिन पोटेंशियल क्या सही होगा? है। पोटेंशियल होगा उस ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट पोटेंशियल ऑन दैट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक हुई बात? तो इसको डिफाइन करते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास। तो अगर आप देखो जी एम एम अपॉन एक्स अपॉन एम हो जाएगा, तो एम एम कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह गया? माइनस जी एम अपॉन एक्स। सही है बात? सही है। अच्छा, और एक बात याद रखो, फोर्स और ग्रेविटेशन क्या होती है? ये हमारे पास होते हैं वेक्टर्स। लेकिन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशन पोटेंशियल ये हमारे पास क्या होते हैं? स्केलर्स। ठीक है, क्योंकि ये तो एनर्जी है ना, इसका कोई वो तो है ही नहीं, क्या कहते हैं, यूनिट, इसका कोई डायरेक्शन तो है ही नहीं, हमेशा वर्क डन तो स्केलर होती है ना। ठीक है, जी जी और ये पोटेंशियल किस चीज़ का होता है? इट इज़ फॉर पॉइंट्स आउटसाइड अ पॉइंट मास, प्लैनेट्स एक्सेट्रा के दूर। फॉर एग्जांपल कि देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मास है, इससे हम कह देते हैं कि इतने डिस्टेंस के ऊपर -700 पोटेंशियल था, इतने डिस्टेंस के ऊपर -500 पोटेंशियल था, इतने डिस्टेंस के ऊपर -200 पोटेंशियल था। समझ आई बात? सही है। और जीपी क्या हो जाएगा? एम फाई के बराबर हो जाएगा। वो 4 फार्मूले आप इस तरह स्क्वायर में लिखो और देखते जाओ कौन सी चीज़ किसे मल्टीप्लाई डिवाइड करके आ रही है। ठीक है, अच्छा, जी एक और बात, अब इसका ग्राफ भी आता है, पोटेंशियल का ग्राफ। ये हमारे पास क्या होगा? इन्वर्स ग्राफ होगा, ऐसा ही है। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि जी एम मेरा कांस्टेंट है, ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन एक्स ना, ये मेरा कांस्टेंट है, तो मेरा जितना दूर जा रहा हूँ प्लेनेट से उतनी ज़्यादा पोटेंशियल पे फर्क पड़ रहा होगा, है ना?
तो देखो जितना मेरा x छोटा होगा उतना मेरा पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा। लाइक अगर मेरा ये अर्थ है तो ये r है, सबसे ज़्यादा मेरा इधर होगा। समझ आई बात? सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा क्योंकि माइनस जी एम अपॉन एक्स है। सही है। सही है। अब अगर इसको माइनस जी एम अपॉन टू एक्स कर दूँ तो मेरा यहाँ पे 5/2 हो जाएगा ना, क्योंकि ये वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ठीक है, जी समझ आई बात? तो इसी तरह मैं और 3 करूँगा तो ये बाय 3 हो जाएगा, 4 करूँगा बाय 4 हो जाएगा। लेकिन मज़े की बात, ये ज़्यादा नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव जा रहा होता है तो नीचे से ऊपर ग्राफ बन रहा होता है। समझ आई बात की? जी अच्छा, अब आ जाओ रिलेशनशिप बिटवीन जी एंड फाई। इसके दरमियान बहुत ज़रूरी रिलेशनशिप है। ये देखो मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी कि जी का फॉर्मूला है हमारे पास जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर और फाई का फॉर्मूला है हमारे पास जी एम अपॉन एक्स। इनके दरमियान क्या रिलेशन है? मैं ये कह सकता हूँ कि जी इज इक्वल टू फाई अपॉन एक्स। एक्स क्योंकि अगर मैं करूँगा जी एम अपॉन एक्स, यहाँ जाके क्या बन जाएगा? जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर। समझ आई बात? जी जी हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप ये है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है ना, दैट इज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल ग्राफ इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो मैंने जो याद किया था दैट वाज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, जी इसको याद रखने का आसान तरीका ये है। ये देखो ये फाई है और ये एक्स है, और इसका जो ग्रेडियंट होगा, ठीक है, ग्रेडियंट हमारे पास किसके बराबर होगा? जी के बराबर होगा। सही है, तो अगर मैं इससे जी का ग्राफ बनाऊं तो मेरा ग्रेडियंट चेंज हो रहा है ना, तो मेरी जी की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। सही हुई बात? सही है। अच्छा, यहाँ पे देखो, और इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अपॉन एक्स किसके बराबर होगी? फोर्स के। वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। देखो माइनस जी एम एम अपॉन एक्स यहाँ चला गया, क्या बन गया? जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर। तो फोर्स किसके बराबर है? माइनस ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेडियंट। समझ आई बात की? जी इसी तरह इस ग्राफ का इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशन पोटेंशियल और रेडियस का जो ग्राफ होगा उसका ग्रेडियंट किसके बराबर होगा? फोर्स के बराबर होगा। सही है। सही है। How to calculate energy changes? Principle of conservation of energy. So sum of energies will remain constant in an isolated system. हमेशा एनर्जी हम इससे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो सेम एनर्जी इधर होगी। ठीक है, a mass m moves from point A to point B. कोई ना कोई पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही होगी। क्यों? क्योंकि हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है ना। जी जी अगर कोई चीज़ दूर है, बहुत दूर है, और वो अर्थ के करीब आ रही है, तो उसकी जीपीई क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है ना। फॉर एग्जांपल -300 से क्या हो रही है? -500 हो रही है, तो ये डिक्रीज कर रही है ना। जी जी लेकिन साथ के साथ क्या होगी? चूंकि इसके करीब आ रहा है और एक फोर्स इसको खींच रही है, ठीक है, फोर्स इसको खींच रही है, भी करीब आ रहा है, तो फोर्स क्या करेगी? इट विल कॉज इट टू एक्सेलरेट एंड इंक्रीज इट्स वेलोसिटी। जब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी उसकी वजह से क्या होगा? ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। सही है बात? तो इस जी तरह आप एनर्जी के वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हो। ठीक है, अ मास m मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है, और बी टू ए। कैलकुलेट फाई एट पॉइंट ए। हम निकाल लेंगे फाई, कैसे निकालेंगे? माइनस जी एम अपॉन आर से। ठीक है, फिर आपने क्या किया? सही कैलकुलेट फाई एट पॉइंट बी। फाई यहाँ पे हमने यहाँ पे भी निकाल दिया माइनस जी एम अपॉन आर से। ठीक है, अब हमें इधर भी पता है पोटेंशियल कितना है, इधर भी पता है पोटेंशियल कितना है। ठीक है, इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो डेल्टा फाई के बराबर होगा, है ना। ऐसा ही है ना। जी अच्छा, और मुझे बात बताओ, जी पी ई का फॉर्मूला है हमारे पास माइनस जी एम एम अपॉन एक्स, और फाई का फॉर्मूला है माइनस जी एम अपॉन एक्स। तो अगर मैं फाई को एम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जी पी ई नहीं आ जाएगी? आ जाएगी ना, जी जी आ जाएगी। सही है, क्योंकि देखो ये जी एम अपॉन एक्स इंटू एम, तो एम मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है, तो हमने क्या पहले निकाला? हमने डेल्टा फाई निकाला। यहाँ तक बात क्लियर है? बी और सही और ए के फाई निकाल के हमने कर लिया, डेल्टा फाई निकाल लिया। अब अगर मैं इस डेल्टा फाई को एम से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगी? चेंज इन जीपी। सही है बात? सही है। तो चेंज इन जीपी किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू डेल्टा फाई इंटू एम। ठीक है, चेंज इन जीपी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल इंटू मास। सही है, अब यही सही जब पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही होगी तो किस में कन्वर्ट होगी?
काइनेटिक एनर्जी में। तो अगर जीपीई का जो चेंज है दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि डेल्टा फाई इंटू एम इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। समझ आई बात? इस तरह जी आप इन बड़े बड़े मैसेज के दरमियान एनर्जी चेंजेस निकाल सकती है और उनकी वेलोसिटीज निकाल सकती है। सही है? सही है। सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे निकाला फाई, फिर आपने क्या किया, यहाँ पे निकाला फाई, ठीक है, माइनस जी एम अपॉन एक्स के आर से, ठीक है। फिर आपने इनके दोनों के दरमियान चेंज निकाल लिया, डेल्टा निकाल लिया, तो आपके पास आ गया डेल्टा फाई। और डेल्टा फाई को अगर मैं एम से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी आएगी। और एनर्जी क्या करेगी, यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा है तो इसकी एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, तो मेरी इंक्रीज क्या करेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी ताकि एनर्जी कंजर्व रह सके। तो चेंज इन जीपीई इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हम ये कह देंगे चेंज इन फाई अप इंटू एम इज इक्वल टू हाफ एम इंटू चेंज इन वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक होगी बात? सही। अच्छा, एस्केप स्पीड, एस्केप स्पीड क्या चीज़ होती है? इट इज़ अ मिनिमम इनिशियल स्पीड नीड टू एस्केप द ग्रेविटेशन फील्ड। मतलब फर्ज करो ये एक प्लेनेट है, इसकी ये पूरी की पूरी फील्ड है, इस पूरी की पूरी फील्ड के अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल तो होगा। हम वो स्पीड निकालना चाह रहे हैं कि जिस स्पीड से वो इसकी ग्रेविटेशन फील्ड लीव करके इतना दूर चले जाए कि इसकी फाइव वापस क्या हो जाए, जीरो हो जाए। समझ आई बात? कि ये अब इसकी इन्फ्लुएंस में नहीं। फॉर एग्जांपल आप वो स्पीड निकालना चाह रही हो रॉकेट की, फॉर एग्जांपल आप अर्थ पे खड़े हो और आप रॉकेट फायर करती हो, आप रॉकेट की वो स्पीड निकालना चाह रही हो जिस स्पीड से आप अर्थ की जो आपकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, आपको अर्थ की जो ग्रेविटी है जो आपको अपनी तरफ खींच रही है, आप उसकी फील्ड से भी बाहर चले जाओ कि अर्थ आपको वापस ना खींच सके। समझ आई बात की? जी जी। आप वो स्पीड निकालना चाह रही हो, ठीक है। अब सही एजम्पशन है। इसमें दो रखते हैं। इसमें एक एजम्पशन ये रखते हैं कि एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन नहीं होती, और दूसरा थ्रस्ट फोर्स फ्रॉम द इंजन आफ्टर टेक ऑफ जो होती है वो हमारे पास कोई भी नहीं होती, ठीक है। देयर इज नो फोर्स एंड नो एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। ताकि हम सही ये है। क्यों एज्यूम करते हैं, ताकि हम आराम से सिर्फ एनर्जीज के साथ खेल सकें। अगर तो हम एनर्जीज के साथ ना खेल सकें तो फोर्स लगानी पड़ेगी, फिर डेल्टा एफ का फॉर्मूला आ जाएगा, फिर बहुत बड़ी ख़त्म मतलब चीज़ हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक तो रेजिस्टेंस भी नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली स्पेस में नहीं होती, दूसरा थ्रस्ट फोर्स भी नहीं। आपने देखा होगा कि जब भी एक रॉकेट ऊपर चला जाता है तो वो उसके बाद उसका वो नीचे वाला फ्लेम बंद हो जाता है। क्यों होता है? ताकि उसकी थ्रस्ट फोर्स ना हो, वो अपनी नेचुरल वेलोसिटी से चल रहा हो, ठीक है, और एयर रेजिस्टेंस जी भी नहीं होती, ठीक है। अब इन्फिनिटी में हमने क्या कहा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ज़ीरो। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज़ीरो। यहाँ तक बात क्लियर है रेस्ट के ऊपर, जी ठीक है। जी। अब मैं वहाँ पहुँचना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ से कोई स्पेसिफिक वेलोसिटी से जाना पड़ेगा ना, और ये वेलोसिटी हमें कैसे पता चलती है, हाफ एम वी स्क्वायर से, कितनी एनर्जी से हमने भेजना है, ऐसा ही है। जी अब मैं यहाँ से यहाँ बाहर की तरफ जा रहा हूँ, मैं उल्टी तरफ जा रहा हूँ, मेरी फोर्स इधर थी लेकिन अब मैं उल्टी तरफ जा रहा हूँ। तो अब मुझे बात बताओ, अब मेरा जीपीई नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? अब तो पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि हम अगेंस्ट द पॉजिटिव फोर्स जा होगा। रहे हैं, है ना। तो जी हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी क्योंकि हम अगेंस्ट द फोर्स जा रहे हैं, लेकिन हमारी जीपीई क्या कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी। सही है बात? ये काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कैसे होगी? हमने पहले भेजा यहाँ से अच्छा अच्छा, हाँ सही से 5000 समझ मीटर्स पर सेकेंड से, दूर जाते 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 हम अगेंस्ट द फोर्स जा रहे हैं, तो हमारी आया। वेलोसिटी हाँ कम हाँ। होती जाएगी, ठीक है। तो हमारी सही है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम, और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? जी जी। हम m को m से भी काट सकते हैं, ठीक है। पीछे क्या रह गया, हाफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर। नाउ वी नीड टू फाइंड द वेलोसिटी जिससे हम किसी चीज़ को भेजें, तो मैं इसको कैसे कर दूंगा, अंडर रूट टू जी आर अपॉन एम। टू यहाँ मल्टीप्लाई कराओ तो हमारे पास क्या आ गया, टू जी एम अपॉन आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, इसका अंडर रूट ले लो। समझ आई? इस तरह अपनी स्केप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, टू जी सही एम है। अपॉन आर, ठीक है। सो द एस्केप स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज टू बी लॉन्च्ड। अब इसमें कहीं पे स्मॉल एम आ रहा है, ये बड़ा एम तो सिर्फ इसका मास होता है ना, प्लेनेट का। So, हमने कहा है कि ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम होता है, तो ऑब्जेक्ट का तो मास कहीं भी नहीं आ रहा ना। मैं एक एलिफेंट भेजूँ या मैं एक बुलेट फेंकूँ, दोनों को मुझे सेम वेलोसिटी से भेजना पड़ेगा, ऐसा ही है, ठीक है। जी द एस्केप स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इट इज बीइंग लॉन्च्ड, उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक होगी बात। अच्छा, अगर तो कभी कभी आपको चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़े, आई वुड सजेस्ट कि आप इस तरीके से निकालो, ठीक है। इसमें देखो, ए पे मैं कह देता हूँ कि है जी एम एम अपॉन एक्स ए, ठीक है। बी पे मैं कह देता हूँ है जी एम एम अपॉन एक्स बी। अब मुझे बताओ मैंने बी वाला पहले क्यों लिखा, ए वाला बाद में क्यों लिखा? पता है क्यों? मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली तो हम माइनस जी एम एम अपॉन एक्स लेते हैं ना, है ना, ऐसा ही जी। है। लेकिन
चूंकि ये स्केलर है तो आई वुड सजेस्ट कि अपनी कैलकुलेशंस के अंदर माइनस ना लिखो, बस जी एम अपॉन एक्स करो। समझ आई बात? सही है? सही। जी ये जी। माइनस तो हम एट अ सिंगल पॉइंट लेते हैं ना कि कितना पोटेंशियल है या कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन अपनी कैलकुलेशंस के अंदर चूंकि ये स्केलर है सो फॉरगेट द माइनस, जस्ट टेक इट जी एम अपॉन एक्स। ठीक है? तो देखो अब सही एक्स है। बी पे तो वैल्यू ग्रेटर होगी क्योंकि रेडियस कम है ना, क्योंकि रेडियस कम है तो हमारी इसकी वैल्यू ग्रेटर ही होगी ओवरऑल, और इसका रेडियस बढ़े तो ओवरऑल इसकी वैल्यू छोटी होगी, तो इसलिए हम बी वाला पहले लिखेंगे, ए वाला बाद में लिखेंगे। यहाँ तक बात सही क्लियर है। हुई? जी जी। तो आप क्या करना है, जी एम अपॉन एक्स बी माइनस जी एम अपॉन एक्स, दैट्स इट, सिंपल रखो। इसमें से जी एम और एम को आप कॉमन ले लो और वन अपॉन एक्स बी माइनस वन अपॉन एक्स से इस तरह आप अपनी चेंज इन एनर्जी निकाल सकती हो। ठीक है? या चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। ठीक होगी बात? सही है। अब आ जाओ ज़रा नीचे, ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन ये काफ़ी लंबे हैं, लेकिन इसको इतने आराम से नहीं समझाया जा सकता। अच्छा, आपने सी आई कब देना है? हैं? मेजर में देना है। अच्छा फिर तो इजी सी है, वी कैन टेक इट इजीली एज वेल। ठीक है? या वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम। हाँ, सो आई वुड सजेस्ट गोइंग स्लो देन, क्योंकि मुझे लगा आपने अक्टूबर नवंबर में देना है तो आपको जल्दी करा रहा था। फिर लेट्स जस्ट कीप इट यहाँ तक, नहीं नहीं, क्योंकि अक्टूबर में आगे नहीं देना। चीज़ें काफ़ी मुश्किल आ रही हैं और उसके लिए आपको आई वांट कि आपके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीधे हों। और बेसिक कॉन्सेप्ट सीधे करने का तरीका ये है कि आपको मैं आज क्वेश्चंस भेजता हूँ, आप उसमें से जितने कर सकती हैं करें, फिर उसके बाद हम इस पे आएंगे। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, इसके लिए अगर आपकी बेसिक चीज़ों की प्रैक्टिस होगी तो ही मैं आपको आगे समझा सकता हूँ, क्योंकि अभी जहाँ तक मैंने समझाया है दैट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। अगर वो क्लियर होगा देन यू कैन अंडरगो दीज सिनेरियोज, क्योंकि ये सिनेरियोज काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। आई हैव टू मेमोराइज दीज फर्स्ट, तो सैटरडे तक मैं कर लूंगी एंड देन वी कैन गो अहेड परफेक्ट, फिर। सैटरडे को हम यहाँ से आगे कंटिन्यू कर लेंगे और संडे तक ये चैप्टर एंड कर देंगे। Yeah, ठीक है? and I'll try to solve a few question पहले वाले चैप्टर की, and then I'll send them to you यप अगर परफेक्ट, कुछ और समझ मैं नहीं आए आपको तो। ये वाले नोट्स भी भेज रहा हूँ और